हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है और कम ही समय बचे हुए हैं। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रश्नों के सेट को। और आज डीएलएड एमसीक्यू 5 लिया गया प्रैक्टिस सेट। तो देरी न करते हुए चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों को सेट को। प्रश्न संख्या 99। इससे पहले का भाग 3 जो है वो हो चुका है पिछले वीडियो में। तो थोड़ा सा एक समस्या है कि पेमेंट जो हो रहा है साथियों थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपये पैसा कर काटा जा रहा है। तो कल 10 ब्लॉकों का पेमेंट हो चुका था, आज शेष बचे हुए का होगा। कुछ लोग लगे हुए हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय में मिलता रहे साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 99। चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले पारिवारिक वातावरण भी है, दंड भी है, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जीवन भी है। तो जैसे आपका विकास कैसा होगा तो आप पारिवारिक वातावरण कैसा है आपका, उस का प्रभाव भी आपके चरित्र पर पड़ेगा साथियों। दंड या पुरस्कार का भी पड़ता है, धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक जीवन। अगर कोई धर्म से जुड़ा है तो वो नास्तिक कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका आंसर 99 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। अब थोड़ा कम ही समय रह गया है साथियों प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए, तो हम लोग को तैयारी उसी से करना है। बीपीएससी क्या करेगी नहीं करेगी उसको नहीं देखना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत युग्म है। क्रो एवं क्रो के द्वारा बालक की संपूर्ण रुचि को ध्यान केंद्रित कर लेता है। ड्रेवर खेल एक शारीरिक मानसिक क्रिया है। कॉलगुरुस खेल एक साधन है, किंतु यह नहीं बता सकता कि उसका लक्ष्य क्या है। तो ऐसा नहीं है साथियों, हर किसी कार्य का लक्ष्य निर्धारित होता है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 101 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेलों का वर्गीकरण है। तो परीक्षणात्मक खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल। तो उपयुक्त सभी खेल हो जाएगा साथियों, ये खेलों का वर्गीकरण और खेलों के अंतर्गत आने वाले ये सभी खेल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। बाल विकास में खेलों का महत्व क्यों है। बाल विकास में खेलों का महत्व इसलिए है जरूरी है, नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है, टीम भावना का विकास होता है, अनुशासन में बने रहने की आदत विकसित होती है। और टीम भावना जैसे आपको कई टीम का लीडर बना गया, आपके नीचे 10 खिलाड़ी हैं तो आपके पीछे ये टीम लीडर का भी भावना हो गया, नेतृत्व की क्षमता भी हो गया, और खेल से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, 102 का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो खेल को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, गर्भावस्था, उपरोक्त सभी। तो खेल को प्रभावित करने वाले सभी उपरोक्त सभी हो जाएंगे साथियों। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। बाल विकास का संबंध है। तो बाल विकास जैसे ही है उसका संबंध बाल्यावस्था से है, और बाल्यावस्था आपको 6 से 12 वर्ष के बीच का होता है साथियों। तो ये यहाँ देख लेते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ हम लोग बाल्यावस्था का संबंध जो है वह शैशवावस्था से ले सकते हैं, क्योंकि शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष के अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। वृद्धि और विकास के संबंध में, वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वृद्धि जो है, वृद्धि आपका जो है वो कुछ समय तक चलती है और फिर रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलते रहता है साथियों। तो वृद्धि परिणात्मक होती है और विकास परिणात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, बिल्कुल सही। वृद्धि एक समय तक होती है और विकास आजीवन चलते रहता है, यह भी सही है। वृद्धि मापी जा सकती है लेकिन विकास हमेशा नहीं मापा जा सकता। तो ये आपका आंसर जो है डी हो जाएगा साथियों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं।
समावेशी शिक्षा व्यवस्था के उचित प्रसार के क्या उपाय हैं? तो विशेष बच्चे सामान्य के साथ परस्पर अंतःक्रिया और मेल मिलाप करें, बिल्कुल सही है। अगर कोई दिव्यांग बच्चे हैं और उनके साथ बिना दिव्यांग वाले बच्चे तो उनसे वह सीखने की कोशिश करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिससे उनको समझने में काफ़ी सहायता होती है। सरकार के द्वारा भी समावेशी शिक्षा में यही बताया गया है। समावेशी शिक्षा में सभी को समान रूप से सबों के साथ शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकों का प्रयोग हो जो समान बच्चे के लिए भी रुचिकर हो, बिल्कुल सही। उपयुक्त विषय के बच्चों में हीन भावना का विस्तार रुके, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्रश्न संख्या 107, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पिछड़े बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं और विशेष स्कूल अध्यापक आवश्यक हो, शिक्षण विधियां विशेष हो और विशेष प्रशिक्षित शिक्षक भी हो, सामान्य पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं भी हो सकते हैं तब पाठ्यक्रम में मॉडिफिकेशन आवश्यक हो, बिल्कुल सही है। विशेष शिक्षक भी होते हैं जिनका प्रशिक्षण RCI से होता है, भारतीय पुनर्वास परिषद से, जिसको रिसोर्स टीचर भी कहा जाता है साथियों, रिसोर्स टीचर। और इसके तहत जो दिव्यांग बच्चे की पढ़ाई होती है और उनके लिए कई प्रशिक्षित शिक्षक भी उनके पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं, फिर भी उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण क्यों है? पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण क्यों है? अध्ययन अध्यापन में क्रमबद्धता आती है, बिल्कुल सही है। जीवन के उपयोगी अनुभव पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। शिक्षार्थी को जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं साथियों। पाठ्यक्रम आपके सिलेबस से है, जो आपको किताब में दिया गया है, जो 1, 2, 3, 4 पाठ होता है, 20 एक पुस्तक में 18-20 पाठ कर होते हैं। और पाठ्यचर्या इसको संचालन के लिए कितना शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, घंटी का, समय का, उसके साथ उसका मापन, मूल्यांकन, ये सभी कार्य जो उसके साथ साथ चलती है वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी दिनचर्या होती है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 108 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना कौन सी घटनाएं सही है? तो प्रथम प्रयास 1937 गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जिसको वर्धा शिक्षा भी कहते हैं साथियों, वर्धा शिक्षा। दूसरा प्रयास 1948 में राष्ट्रीय कृष्णन आयोग। तीसरा प्रयास 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये सभी यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों, सही, सभी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस आयोग ने महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हेतु कुछ सिद्धांतों के अनुपालन पर बल दिया। सही सिद्धांत कौन सा है? तो विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, बिल्कुल सही। अवकाश के उपयोग का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत। तो ये सभी हो जाएगा साथियों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि के कितने चरण हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण। चलिए प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। एक परिस्थिति उपलब्ध होने के बाद समस्या चुनाव के पश्चात के चरण क्या है? परिस्थिति अगर कोई उत्पन्न होती है तो उसके बाद समस्या का चुनाव और उसका निराकरण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट की योजना बनाना, बिल्कुल सही। उसका क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। जैसे अगर परीक्षा सरकार के द्वारा ली जाती है साथियों, तो परीक्षा लेने के लिए पहले क्या किया जाता है? योजना बनाना जाता है, प्रश्न पुस्तिका तैयार की जाती है, उसके साथ उसको क्रियान्वयन करके परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद मापन या मूल्यांकन भी किया जाता है, तत्पश्चात उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हो जाती है साथियों। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। खेल के तत्व घटक हैं। खेल के तत्व और घटक क्या है? तो स्वतः क्रिया, अंतः क्रिया, अनौपचारिक वातावरण।
तो ये सभी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। खेल विधि के सिद्धांत हैं। खेल विधि के सिद्धांत क्या क्या है? अंतःशक्तियों के अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, उसके बाद क्रियाकलाप का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? क्योंकि खेल किसी को देखते हैं तो हमको भी खेलने का, तो ये अंतःक्रिया है, उसका क्रियाकलाप और जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। बच्चे के विकास का सर्वोत्तम लक्ष्य खेल है जो संक्रियात्मक होता है तथा अंत संक्रियाकरण का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता तथा संतोष प्रदान करता है, आंतरिक और बाहरी आराम होता है। तो ये किनका कथन है? तो ये फ्रोबेल महोदय का कथन है साथियों, फ्रोबेल महोदय का कथन है। फ्रोबेल ने शिक्षक को जो है वो क्या कहा था? तो कुशल माली कहा था, शिक्षकों को कुशल माली कहा था, और छात्र को बालोद्यान का पौधा कहा था, बालोद्यान का पौधा, जिसे शिक्षक अपनी शिक्षा रूपी ज्ञान से सींचते हैं बच्चों को। तो ये आपका आंसर 115 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न का 116 देखते हैं। बौद्धिक खेलों के विषय में क्या सत्य है? यह क्रिया प्रधान होता है, संवेग प्रधान होता है, चिंतन प्रधान होता है। तो बिल्कुल सही, आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों, यह सभी होता है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बालक जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालक आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालक आते हैं। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है उनको सारी चीज़ें समान रूप से सभी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दूर किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों में भेदभाव मिटाने के लिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 129 देखते हैं, 119 देखते हैं। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या क्या है? तो स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं वो पिछड़े बालक के लक्षण को दर्शाता है। तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। वंचन का प्रकार है, वंचन किसका प्रकार है? सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक। तो ये उपरोक्त सभी तरह के प्रकार है वंचन। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। NCERT का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का शिक्षा मंत्री होता है साथियों, शिक्षा मंत्री, वही उसका पदेन अध्यक्ष भी होता है NCERT का। NCERT का स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को। यह भी यहाँ याद रखेंगे साथियों। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं एक प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NCERT द्वारा संपादित किया जाता है? अनुसंधान एवं रिसर्च प्रशिक्षण परिषद, सेवा पूर्व प्रशिक्षण परिषद, अभिमुख अध्ययन खोज तथा सर्वेक्षण, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि NCERT जो है राज्य सरकार के SCERT को सलाह दिया जाता है उनके माध्यम से, एजुकेशन से संबंधित। तो आपका आंसर 122 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तर की संस्था है? तो राज्य स्तर की संस्था जो है ए भी है साथियों और बी भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124। SCERT की स्थापना कितने स्थानों पर की गई थी? तो SCERT की स्थापना जो है 36 स्थानों पर की गई थी। कितने पर? 36। आपका टोटल राज्य भी 36 होता है, 28 + 8। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे हर राज्य के लिए SCERT की स्थापना। और बिहार में इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। राज्य स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो ये आपका SCERT हो जाएगा साथियों, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT, जिसका मुख्यालय बिहार में कहाँ है? महेंद्रू में है, पटना में, महेंद्रू में। और यह जो है आपका
इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुए थे साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सी एनसीईआरटी की प्रमुख पत्रिका है? तो इंडियन एजुकेशन रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, तो ये सभी पत्रिका साथियों की है, तो एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 127 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जाता है? स्कूल में रेडियो के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण, डेटा बैंक और सॉफ्टवेयर बैंक, सैटेलाइट अनुदेशन टेलीविज़न, तो ये उपरोक्त सभी जो है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रसारित किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या आज का अंतिम और 128, कला समय की शिक्षा में कला को क्या कहा जाता है? तो कला समय की शिक्षा, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, यह ध्यान रखना साथियों, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो कला को क्या कहा गया है? शास्त्रीय कला कहा गया है, लोक कला का है, शैक्षणिक उपकरण का कहा गया है कला को, क्योंकि आर्ट के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको कहानी कविता रोचक लगेगी साथियों, और जब तक रोचक नहीं लगेगी तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनका रुचि नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कला समय की शिक्षा कला शैक्षिक उपकरण माना गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।